नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर। सुनवाई तो बहुत लंबी चली। प्रशांत भूषण को अपराधी पहले माना जा चुका था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि वो अदालत की अवमानना के दोषी हैं। आज उन्हें सजा सुनाई जानी थी, लेकिन सजा क्यों नहीं सुनाई गई? सजा सुना दी गई है क्या? ये बात मैंने तो करीब 4.5 घंटे की वो पूरी कार्रवाई ध्यान से देखता रहा मैं उस वक्त, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। इसी को समझने के लिए एक कानून के जानकार हमारे साथ हैं और दूसरे हैं योगेंद्र यादव, जो स्वराज इंडिया अभियान के अध्यक्ष हैं, प्रशांत भूषण के साथ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों मेहमानों के साथ हम चलें उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊं। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। सत्य हिंदी एक कोशिश है सच की आवाज को लगातार जगाए रखने की, मजबूत करने की। और सत्यहिंदी.com पर सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। बहुत सहयोग, बहुत समर्थन आप लोगों का मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप इस अभियान के सदस्य बन सकते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो बाकी ब्यौरा वहां आ जाएगा। और अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के दोनों मेहमानों से। मेरे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं अविक शाह साहब। आप देख रहे हैं उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि वो महासचिव हैं स्वराज इंडिया अभियान के, और कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो कोलकाता हाईकोर्ट के बहुत जाने माने वकील रहे हैं। और आज जिस वक्त योगेंद्र यादव जी स्वराज इंडिया अभियान की तरफ से लाइव आयोजन कर रहे थे, जो सामान्य स्थितियों में होता है कि अगर कोरोना नहीं होता तो शायद अदालत के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाता है या किसी और जगह पर जहां इस देश में धरना प्रदर्शन की इजाजत है वहां बैठा जाता। तो एक तरह का ऑनलाइन धरना कर रहे थे, ऑनलाइन प्रदर्शन हो रहा था। साथ में अविक साहा लगातार बता रहे थे मिनट टू मिनट कि क्या हो रहा है अदालत में, क्या चल रहा है। आप दोनों का स्वागत है आलोक अड्डा पर। योगेंद्र भाई, पहली बार आप आलोक अड्डा पर आ रहे हैं, और अविक साहा जी, आपसे तो मेरी पहली बातचीत टेलीविजन पे या यहाँ पहली बार हो रही है। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले जो सवाल मेरे मन में है वो मैं समझना चाहता हूं अविक जी आपसे। प्रशांत भूषण को सजा हुई कि नहीं? आज तो सजा होनी थी, तो हुआ क्या? नहीं, आज प्रशांत जी को तो सजा हुई नहीं। सुनवाई हुई सजा के बारे में, और सुनवाई शाम तक चला, जैसे आप जानते हैं, 3:30 बजे तक। और उसके बाद अभी कोर्ट बैठ के इसके बारे में सोचेंगे और इसके बाद सजा सुनाना होगा उनको। यदि बली करना होगा तो भी और एक तारीख चाहिए जिस दिन प्रशांत जी को फिर एक बार कोर्ट के सामने आना पड़ेगा। कम से कम यही इस देश की कानून की पद्धति है। इस वक्त मौजूदा पद्धति यही है। जी, आप कह रहे हैं ये पद्धति है। और योगेंद्र जी, क्या आपके मन में भी, जैसे मेरे मन में सवाल उठ रहा है, आपके मन में भी था? और खास तौर पे मैं आप दोनों को इसलिए इस चर्चा में लाया हूं कि आप दोनों प्रशांत भूषण के राजनीतिक सहयोगी हैं, उनके साथी हैं। और इसलिए आपसे इस बात का महत्व है क्योंकि प्रशांत भूषण, मेरा ख्याल है, इसी वजह से तकनीकी तौर पर अब भी जब तक वो सुनवाई नहीं हो जाती है तो वो आकर इस विषय पर टिप्पणी करेंगे नहीं। लेकिन आप तो आजाद हैं। आज जो हुआ है अदालत में, हमने लगभग 4.5 घंटे जो बहस देखी सुनी, क्यों देखी तो नहीं, और लेकिन ट्विटर पर लगातार अपडेट्स आ रहे थे। और दो साइट्स हैं, बार एंड बेंच और लाइव लॉ, वो दोनों वो अपडेट कर रही थी, एक एक लाइन, एक एक जो बोली जा रही हैं। उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद आज आज की सुनवाई का क्या महत्व था, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर उनको दोषी साबित करना था तो वो हो चुके थे, सजा सुनानी नहीं थी, तो फिर आज क्या करने के लिए अदालत बैठी थी? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज अगर 4 घंटा सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई देखने के बाद जवाब नहीं मिला तो कानून की भाषा में तो इसका जवाब नहीं है, तो मैं एक दूसरी भाषा का सहारा लेता हूँ। वो ये है कि इसको आप राजनीति की दृष्टि से देखिए। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए पीछे हटने का दरवाजा बंद कर लिया था, ये कहते हुए कि आपको बिना शर्त माफी मांगनी होगी, और आगे बढ़ने का रास्ता उसके पास था नहीं। तो आगे खाई पीछे कुआं, और 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट सोचता रहा
कि कोई रास्ता निकल आए खाई और कुएं के अलावा। ये हो रहा था। कानूनी भाषा में आप जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि कानूनन तौर पे तो ये मामला 10 मिनट में निपट जाना चाहिए था। दोषी उन्हें करार दिया जा चुका था। दोषी कह रहा था कि हाँ मैंने ये बात कही है, वो कह रहा था कि हाँ कृपया मुझे आप सजा दीजिए कानून के हिसाब से। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में सजा दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट एक रास्ता ढूंढ रहा था। किसी दूसरे ने टिप्पणी की कि प्रशांत भूषण को नहीं, कोर्ट को रिव्यू चाहिए। कोर्ट प्रशांत भूषण से रिव्यू करवाना चाह रहा है। बार बार हो क्या रहा था, बार बार हो रहा था, कोर्ट धमका रहा था, फुसला रहा था, मनुहार कर रहा था, हमसे माफी मांग। अब माफी मांगने वाले को तो मैंने मनुहार करते देखा है, माफी मंगवाने वाले को ऐसे मनुहार करते मैंने सामान्यतः नहीं देखा। बाकी अनुभव है जिंदगी, पता नहीं क्या कुछ दिखला दे हमारे को। ये हो रहा था। कुल मिला के कोर्ट ये ढूंढ रहा था कि कहीं प्रशांत भूषण बस माफी का मां तो बोल दे, बाकी हम खुद भर लेंगे और कह देंगे चलिए माफी मांग ली, माफ किया। और वो प्रशांत भूषण था जो अनुनय विनय के साथ सर झुका के कह रहा था, मैं आपका अदनासा सिपाही हूं, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, तुच्छ हूं, लेकिन इस कोर्ट के सिपाही के रूप में मेरा फर्ज है कि मैं आपके सामने झूठी माफी न मांगू। जिस चीज को मैं आज भी सच मानता हूं, उसके बारे में अगर मैं माफी मांगू तो मैं आपकी अवमानना कर रहा हूंगा। ये अवमानना मैं नहीं कर सकता। सच अडिग था और बाकी सब कुछ हिल रहा था। और अंत में कोर्ट तय नहीं कर पाया। जो रास्ता ढूंढना चाह रहे थे वो रास्ता उन्हें मिला नहीं। हो सकता है अब शाम को कोई बैठकी हो जिसके अंदर कोई रास्ता निकाला जाए, कल परसों तक पता लग जाएगा। ये आपको मैंने गैर कानूनी भाषा में समझा दिया। कानूनी भाषा तो अभी भाई बताएंगे। जी, तो अविक भाई मैं आपके पास आना चाहता हूं फिर इस मामले पे, क्योंकि ये कानूनी भाषा में भी समझने और दो बातें हुई हैं। एक सबसे पहले हो गया, जिसके बाद आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक हुआ क्योंकि दूसरे मामले थे। वो जो केस मामला आज का मैटर नंबर 7 था, जिसमें 10-11 साल पुराने मामले पे प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। उस मामले को तो टाल दिया गया। अदालत ने कहा, खासतौर पे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अब मेरे रिटायरमेंट का समय नजदीक है और मेरे लिए ये सुनना ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, और इस वजह से इस मसले को कोई नई बेंच सुने तो बेहतर होगा। ये आज क्यों जागृति हुई, ये एक प्रश्न है। क्या इस पे सवाल बनता है? क्या आप इस पे टिप्पणी करना सही समझते हैं कि नहीं, ये आप जानेंगे। और दूसरा, जो आज के मामले में दो बड़े वकील अदालत में बोले और बहुत लंबा लंबा बोले। एक इस देश के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी वेणुगोपाल साहब, और दूसरे डॉक्टर राजीव धवन, जो प्रशांत भूषण के वकील थे, लेकिन जिन्होंने अपनी बात की शुरुआत में साफ किया कि मेरी दोहरी जिम्मेदारी है। मैं एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं, एक मेरा वो दायित्व है, दूसरा मेरा अपने मुवक्किल के प्रति दायित्व है। यानी मुझे अपने मुवक्किल को बचाना है, लेकिन उससे ज्यादा शायद या उससे बराबर का मेरा दायित्व ये भी है कि मैं इस संस्था की गरिमा की रक्षा करूं जिसमें हम सब बैठे हुए हैं या जिसमें हम सब शामिल हैं। उन दोनों ने जो बातें कही, उनमें क्या तत्व हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप नट शेल में बताना चाहेंगे? क्योंकि दर्शक सब 4.5 घंटे नहीं सुन रहे थे। हमारे दिमाग, मेरे खुद, क्योंकि मैं पूरे टाइम जुड़ा था उस कार्यक्रम से, खासतौर पे इसलिए कि मैं जानना चाहता था हुआ क्या है। कई बार छूट जाता है कि आप अदालत के फैसले पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। जिसने कुछ नहीं सुना है उसको अगर आप बताएं, ये दोनों लोग अदालत को क्या कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे? जी, आप जिस बात को उठाएं उसको दो हिस्से में हम देखते हैं। एक तो वो 2009 वाला कंटेम्प्ट केस, जिसमें प्रशांत जी ने टहलका मैगजीन को इंटरव्यू किया था। ये बात सचमुच विचित्र है कि आज से 10 दिन पहले भी जस्टिस अरुण मिश्रा को मालूम था कि उनका रिटायरमेंट डेट कब है और नजदीक आ जाएगा और तब वो सुनने का समय उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक बात, उस पॉइंट को नजरअंदाज करता हूँ, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। उस केस में सचमुच इस देश का कंटेम्प्ट का कानून के ऊपर नया एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान और रास्ता सीधा होने का एक संभावना है। कोर्ट ने खुद 3 विषयों को चिन्हित किया कि इन पर कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए, और कल जो प्रशांत जी पिटीशन फाइल किए हैं उसमें और 10 सुझाव,
तो कुल में इस समय कोर्ट के सामने 13 सुझाव। हालांकि जस्टिस अरुण मिश्रा ने आज कहा कई चीजों के ऊपर कोर्ट की राय ऑलरेडी बन गई है, बट मैं फिर भी समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि किस चीज को कंटेम्प्ट माना जाएगा, कोर्ट का आलोचना होगा कैसे होगा, ये जो पॉइंट्स है इसका एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा बेंच के सामने इस बात का चर्चा होके एक जजमेंट जो है, एक राय आना चाहिए देश के सामने, ताकि आगे चल के इस पर हम हर बार इस टाइप के समय खराब ना करें और लोगों को पता हो कि कोर्ट की क्रिटिसिज्म हमें कैसे करना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है कानून के लिए और देश के सारे नागरिकों जी। दूसरा केस जो था उसमें लगभग स्पष्ट शब्दों में वेणुगोपाल जी ने बताया कि आपको प्रशांत जी को सजा नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो कहा, हमारे 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी वही बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर पाता है, सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। सबको याद होगा इस देश में कि 4 सिटिंग जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के लॉन के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक प्रोसेस से नहीं चल रहा है और इससे लोकतंत्र का खतरा है। ये तो पब्लिक डोमेन में है, देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है। तो जब वेणुगोपाल साहब ने कहा कि इनको इस बात का सजा नहीं दिया जाए। रही बात फिर भी आपका मन में कोई दुख लगा हो, आपको लगा हो कि हमारा अपमान हुआ है, तो आप दिल को बड़ा कर लीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए, इससे आगे इसको मत बढ़ाइए, इस केस को यही जो है ढक दीजिए, दफना दीजिए, आगे मत बढ़ाइए। डॉक्टर धवन लगभग ये बात इन बातों से सहमत होते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरे नजर कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, लेकिन एक तो मेरा दिल में उन बात को मैंने ले लिया। वो कोर्ट से ये सवाल किए डॉक्टर धवन कि जब आप इनसे माफी मंगवा रहे हैं तो ये जरूर पलट के आपको पूछेंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं आगे ना करूं जिसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं, और आप वो मुझे बता दीजिए। मेरे समझ में मैं तो कोर्ट का क्रिटिसिज्म किया था, क्या आप ये कह रहे हैं कि आगे चल के मैं कभी कोर्ट को क्रिटिसाइज ना करूं, तभी मेरा अपॉलॉजी, माफी जो है वो जेन्युइन होगा, और मैं अभी आप ही माफी मांग के और सजा से बली हो जाऊंगा और कल सुबह जाके फिर कोर्ट को क्रिटिसाइज करूंगा और फिर आपका कंटेम्प्ट दोबारा शुरू होगा। ये तो नहीं हो सकता है। ये जो सवाल डॉक्टर धवन ने किया, मेरे हिसाब से जजमेंट देते हुए, फिर ये बेंच तो जजमेंट इनको देना पड़ेगा, सेंटेंसिंग करना पड़ेगा, ये बेंच के दिमाग के ऊपर, मन के ऊपर असर डालेगा, ऐसा मेरा समझ है। लगभग ये हुआ, आज सचमुच 4 घंटा लगा और हम सबको लग रहा था 10 मिनट में सजा हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट का 4 घंटा समय जो इस वक्त लगा उसमें कानून के काफी जरूरी चीजें सामने आई, चर्चा हुई खुले मैदान में, और इतना इंटरेस्ट था इस केस में कि देश को भी पता चला। और सर आदमी को तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसके चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, इस वक्त देश में राजनीति, सब कुछ समझ में आया। और ये एक मैं तो कहूँगा एक लार्जर लेसन टू द नेशन, देश को शिक्षा मिलने का मौका आया। तो उस संदर्भ में मैं इसको ठीक मानता हूँ। हालांकि एक बात जरूर है कि इस वक्त देश के सामने कानून का बहुत ही जरूरी चीज है। आप देखे हैं ये कोविड समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठना चाहिए, वो सही है गलत है। माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन संविधान बहुत जरूरी होता है। तो आज का जो हियरिंग था वो एक तरह से संविधान का व्याख्यान और संविधान की विश्लेषण का काम था। तो मैं इसको जरूरी समझता हूँ। जी, आपने ये सही कहा आपने कि उसमें जो बातें आई हैं वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत गंभीर बुनियादी सवाल भी उठ गए हैं। और मेरा ख्याल है योगेन जी, आप जो सवाल, जैसे उन चर्चाओं में जो बातचीत आई है उससे ये लग रहा है कि अगर ये मामला आगे बढ़े और इस पर गहराई से चर्चा हो, क्योंकि अंत में जो सॉल्यूशन 2 जगह सुझाए गए, सॉलिसिटर जनरल, माफ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो सुझाव दिया गया कि इस मामले को कैसे बंद किया जा सकता है, और राजीव धवन साहब की तरफ से भी जो सुझाव दिया गया, उसमें कुछ ऐसा है
कि अब आप मान लीजिए कि ये मामला बंद हो गया है, प्रशांत भूषण माफी मांगने को तैयार नहीं है, इसको भी आप फेट कॉम्प्लाई मान लीजिए, और कुछ ऐसा करिए कि आपकी नाक किसी तरह बची रह जाए। आप कहिए कि उसमें दूसरे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो अपना डिफेंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी दलील को भी एडमिट नहीं किया जा रहा है और इस केस को खत्म किया जाता है। इनके खिलाफ चाहें तो आप इन्हें चेतावनी दे दें कि आगे से ये सावधान रहें अपनी बातचीत करने में और फैक्ट्स को करेक्ट रखें। ये क्या एक बड़े डिबेट को, जो डिबेट दरअसल खुल के होनी चाहिए, अब जो हाल हो गया है उसमें, और जो जस्टिस अरुण मिश्रा की खुद की बातचीत में है कि हमें बहुत सारे इन्स एंड आउट्स पता हैं, लेकिन क्या हम उन्हें लेकर समाज में जाते हैं? तो भाई अगर आपको पता है और आप समाज में लेकर नहीं जाते हैं तो आप किसका भला कर रहे हैं, हमारा, समाज का, या अपना? बिल्कुल, बहुत सही बात पूछी आलोक जी आपने। आज बहुत कुछ, मैं फिर बड़ी साधारण भाषा में कहूँ, 2 टोकरियाँ उनके सामने पड़ी थी। एक तो 2009 वाली टोकरी थी, जिसमें था कि भई देखिए कैसा बड़ा उल-जलूल आरोप लगाया है। लेकिन टोकरी खुली और मेरे ख्याल से जज साहिबान को समझ आ गया कि मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें हाथ दोगे तो भैया पता नहीं क्या होगा। तो उन्हें समझ आ गया कि पिछले 9 साल से इस छत्ते को बंद करके क्यों रखा गया था। और कोर्ट ने एक सुंदर सा शब्दावली ढूँढ ली है कि अब इस वाली टोकरी को बंद करके ऊपर वाले तल्ले पे रख दो और कोई अगला आदमी देखेगा। मुझे नहीं पता 10 सितंबर को भी सुनवाई इसकी होगी या नहीं होगी, हो सकता है उसके बाद भी टल जाए। जब 9 साल से नहीं टल हुई, कारण था ना, प्रशांत भूषण ने उसमें वो तथ्य लिख रखे हैं जो सुनने में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज 2 बार सोचेगा कि भाई बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये तो पहला केस था। दूसरे केस में सोचा होगा कि देखिए ये तो बिल्कुल सेटल्ड मामला है, दोषी करार दिया हुआ है और आमतौर पे जब सेंटेंसिंग की होती है सुनवाई, अभी भाई बेहतर बताएंगे, आमतौर पे वहाँ वकील आके कहते हैं कि देखिए मेरा मुवक्किल बड़ा शरीफ आदमी है, इसको थोड़ी सी सजा कम कर दीजिए ना, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा ठीक से बिहेव करेगा, आप ये भी देखिए वो भी देखिए, देखिए गलती हो गई, अनजाने में हो गई। वो होने की बजाय आज मामला एकदम पलट गया और उसमें केवल प्रशांत भूषण नहीं, अभी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेणुगोपाल जी के इंटरवेंशन से एकदम लगा कि अरे इस देश में तो महान्यायवादी नामक कोई संस्था भी है। ये तो भूल गई थी दुनिया कि महान्यायवादी कोई संस्था इस देश में होती है और वो सरकारी वकील नहीं है, वो सरकारी वकील के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का व्यक्ति होता है महान्यायवादी। उनके इंटरवेंशन से और जिस स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में 2-3 दिन से वो काफी कुछ झेल रहे हैं। 2 बार कोर्ट में बैठा के रखा महान्यायवादी को, बोलने नहीं दिया गया, बोले तो चुप करवा दिया गया। तो आज शायद वो सोच के आए थे कि आज तो मैं बोलूंगा, और जब वो बोले उन्होंने बाकी सबकी बोलती बंद करवा दी। वास्तव में तो ये हुआ। और उसके बाद राजीव धवन, मैं तो सलाम करता हूँ, मैंने संदेशा भेजा राजीव धवन जी को, आज शाम को मैंने संदेशा भेजा, प्रशांत जी आपके तो गले लगना चाहता हूँ और राजीव धवन का पांव छूना चाहता हूँ। क्या शानदार तर्क दिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लॉ स्कूल में अगले 20 साल तक वो आर्ग्यूमेंट पढ़ाए जाएंगे, केस का जजमेंट कुछ भी हो, किसी को सजा मिले, लेकिन राजीव धवन ने आज जिस स्तर पे सवालों को उठाया, उन सवालों को अगले 20 साल तक इस देश में पूछा जाएगा। और मुझे अफसोस हुआ कि उसके जवाब में जज साहब ने जो बातें कही वो शायद उस स्तर की नहीं थी। जैसा आपने अभी बताया, एक स्टेज पे जज साहब कह रहे थे, अरे अगर आपको हमारे बारे में 4 बात पता है तो इसका मतलब आप कहीं प्रेस को बता देंगे, मुझे भी तो आपके बारे में 4 बात पता है। अब ये बिल्कुल वही मामला है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई अफसर कहता है कि बाबूजी मुझे भी आपके बारे में 4 बात पता है, और अफसर कहता है देखिए मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है, छोड़िए ना टेबल के नीचे, आप भी अपना रखिए, ढक के आप भी रखिए, मैं भी ढक के रखता हूँ। अब ये कोई कॉन्ट्रैक्टर और अफसर बात करे तो समझ आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज एक अदालत में ये बात कहें, मुझे तो ये सुन के शर्म आ रही थी कि ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम मेरी ढक लो, मैं तुम्हारी ढक लूंगा। ये कोई भाषा है इस देश में सुप्रीम कोर्ट में बात करने की? मुझे शर्म आ रही थी, लाज आ रही थी। मैं इच्छा चाहता था कि कृपया ऐसा मत बोलिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज है, मंदिर है, उस मंदिर में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं आप? इस तरह की बात हुई। आखिर में हमारे जज साहब ने बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हें माफी शब्द में क्या बुराई है? बहुत विचित्र स्थिति थी। जज साहब कह रहे थे देखो जो माफी मांगता है वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। महात्मा गांधी हमेशा माफी मांगने को तैयार थे। एक तो जज साहब इस बात को भूल गए, महात्मा गांधी झूठ पे कभी भी, सच पे कभी माफी नहीं मांगते थे। महात्मा गांधी के शब्द थे कोर्ट के सामने, न मैं आपसे दया मांगता, न मैं आपसे कोई
रहम की भीख मांगता, आप मुझे कृपया सजा दीजिए। शायद जज साहब ये भूल गए। और यूं भी ये कहना, किसी व्यक्ति को कहना है, तो स्कूल के अंदर टीचर करते थे ना, आपको ध्यान होगा स्कूल के अंदर टीचर ऐसा खेल करते थे, हमारे स्कूल में हुआ करता था कि टीचर किसी लड़के को मुर्गा बना देते, तो लड़का मुर्गा तो बन जाता था, लेकिन पीछे से देखता हुआ क्लासमेट्स को देखते हुए आंख मारा करता था कि कोई बात नहीं, टीचर ने कर दिया, मेरे पे क्या असर पड़ता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे काम कर देना चाहता? मुझे तो खुद लाज आ रही थी ये देखते हुए। सुप्रीम कोर्ट लगभग कह रहा था, देखो तुम्हें बात सच्ची लगे बुरी लगे कोई बात नहीं, तुम इस बात पे कायम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने मुंह से तुम माफी बोल दो, बस इतने से काम चल जाएगा। और इसके लिए गांधी और पता नहीं कितने कितने बड़े शब्दों को मैला कर रहा था सुप्रीम कोर्ट का कि वो बेंच। मुझे बहुत शर्म आई ये सब सुन। तो एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ही बनता है, क्योंकि गांधी का जिक्र हुआ और गांधी के बारे में तो मशहूर है, मैंने 3-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि इस वक्त चंपारण का वो मजिस्ट्रेट याद आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट को, जिसके सामने गांधी जी ने खड़े होकर यह स्थिति पैदा कर दी थी कि अंत में उन्हें अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ा और गांधी जी को रिहा करना पड़ा। लेकिन गांधी का नाम आया। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया कि आप मुझे गांधी न बनाएं, मैं गांधी नहीं हूं, मैं बहुत आभारी हूं उन सब का जो मेरे साथ हैं, लेकिन मैं गांधी नहीं हूं। राजीव धवन साहब ने आज कहा कि साहब ऐसा आप करेंगे तो फिर वो विक्टिम बन जाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे, और वो शहीद बनना नहीं चाहते हैं। तो फिर प्रशांत भूषण माफी क्यों नहीं मांग ली जब वो ये सब नहीं करना चाहते हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है कि प्रशांत भूषण को क्या माफी मांगकर मामले को खत्म कर देना चाहिए था? ये बात सही है आलोक भाई कि इस देश में कुछ परंपरा तो बन गई है कि माफी मांग लो। सारी दुनिया, जैसे मैंने कहा ना, हमारे क्लास के अंदर जो हुआ करता था, मुर्गा बन के आंख मारा करता था, वो वाली माफी मांगने की इस देश में परंपरा हो गई है। नेता भी इस देश के हैं जो खुल के चिट्ठी लिख के माफी दे देते हैं और साथ में ही करके हंसते भी हैं कि मैं मांग थोड़ी रहा हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मांग थोड़ी रहा हूँ कि चल ये कह रहा है तो इसको कागज पकड़ा दे। ये काम यदि प्रशांत भूषण करेगा तो आप बताइए, आप अपने शो का आधा घंटा प्रशांत भूषण पे बर्बाद करेंगे? आज इस देश में एक आदमी खड़ा हुआ है जो कह रहा है, सच को सच बोलूंगा। आज से 1 महीना पहले जिस किसी व्यक्ति ने सोचा होगा, देखिए किसी ने तो सोचा होगा, उस व्यक्ति का नाम हम नहीं जानते, वो अदृश्य शक्ति है, फिलहाल हम उसे अदृश्य हाथ कहते हैं। 1 महीना पहले किसी ने सोचा होगा कि यार ये प्रशांत भूषण को ठिकाने लगा दो, एक आदमी को ठिकाने लगा देंगे तो अपने आप कई छोटी मोटी समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी। उसने जो सोचा होगा, आज वो क्या सोच रहा होगा, यार ये आदमी तो किसी दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। उस एक आदमी सिर्फ ये बात कि प्रशांत भूषण हीरो नहीं बनना चाहते, ये तो और वो खुद भी कह रहे थे, मेरे को हीरो थोड़ी बनना है, मेरे से ज्यादा हिम्मत से तो बहुत बड़े लोग इतना रिस्क ले लेके काम करते हैं जो मेरी तरह सिक्योर भी नहीं, जिनकी स्थिति बहुत कमजोर है फिर भी वो रिस्क लेते हैं। सच्चे हीरो तो वो हैं। तो प्रशांत भूषण उस लिहाज से अपने आप को हीरो नहीं समझते। लेकिन अगर सवाल ये है कि सच के सामने अडिग रहना और उसकी कीमत अदा करना, उसमें प्रशांत भूषण को एक पैसे का गुरेज नहीं है। मैं नहीं जानता कल परसों क्या सजा आएगी, लेकिन अगर 6 महीने की सजा आ गई जो कि कोर्ट दे सकता है, प्रशांत भूषण बिना विचलित हुए मुस्कुराते हुए आराम से 6 महीने के लिए कोर्ट चले जाएंगे, ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। जी, क्योंकि अविक जी को जाना है, इन्होंने पहले से मुझे कहा हुआ था कि इनका समय कम है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अविक जी। जस्टिस मिश्रा ने अंत में कहा कि अब ये मेरा अटॉर्नीज के लिए आखिरी शब्द है, तो इसका अर्थ क्या है? जब अगली बार कोर्ट बैठेगा उस वक्त वो सिर्फ सजा सुनाएंगे और बात खत्म होगी? उस वक्त किसी वकील को या प्रशांत भूषण को अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? प्रशांत भूषण को तो जरूर अपना पक्ष रखने का दिया जाएगा, प्रशांत भूषण के वकील को भी, बट अटॉर्नी जनरल का जो कोर्ट को असिस्ट कर रहे थे उनकी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट को उस समय सजा सुना रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल की एडवाइस की जरूरत नहीं होगा, शायद इसलिए उन्होंने ये बात। जी, यही मैं समझना चाह रहा था। इसका अर्थ है कि अभी एक दिन और हम लोग इसी तरह की कार्रवाई अदालत में देख सकते हैं जैसे हमने आज देखी? जी जी, एक दिन और कार्रवाई तो होना ही पड़ेगा। सजा सुनाने के लिए मुजरिम को कोर्ट के सामने पेश करना होगा और कोर्ट को मुजरिम को सजा सुना के पूछना पड़ेगा, हमने जो सजा दिया आप समझे हैं, तो आपको कुछ कहना है कि अपने पक्ष में? ये सारा एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कानून के बाहर, प्रशांत जी हीरोइज्म और गांधी के बारे में। माफी ऐसा एक शब्द है जो आप अपने
लफ्ज से नहीं कहते हैं, वो आत्मा से आपको कहना पड़ता है। शायद वो कुछ कम शब्दों में है जो आप आत्मा से उसको उच्चारण करते हैं। और आत्मा सबका है, उसके लिए महात्मा बनना जरूरी नहीं। प्रशांत जी अत्यंत साधारण आदमी है, बहुत हंसी मजाक में रहते हैं और कभी भी अपने सीरियसनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो प्रशांत जी इतना ही कोर्ट को पूछे, क्या मैं झूठ बोल के अपने आप को बलि करके आपको खुश कर सकता हूं? सवाल इतना था, इसमें कोई हीरोइज्म नहीं था और इसमें प्रशांत जी कोई खुद ही वो कहे हैं कोई मैं महात्मा गांधी और मंडेला के साथ आप कैसे हमको तुलना कर रहे हैं, ये तो उनका इंसल्ट हो रहा है, ये मत कीजिए। तो ये है प्रशांत भूषण। देश में होंगे लाखों फाइन लोग होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे, सबको मैं नहीं जानता, बट जो गिने चुने अच्छे लोगों को मैं जानता हूँ उसमें से प्रशांत भूषण ये और बात है कि वो वकील भी हैं और बहुत सारे लोगों के लिए जिनके पास वकालत और कोर्ट कचहरी तक जाने का सुविधा नहीं होता है, उनके लिए वो काम भी करते हैं। लेकिन फाइनली उनका आत्मा जो कहता है वो वही कर रहे हैं और उनका आत्मा इस वक्त उनको झूठ कहने के लिए मना कर रहा है। वो अरुण मिश्रा जी का कहने से थोड़ी झूठ हो, अरुण मिश्रा जी को खुश करने के लिए वो मिट्टी के, जैसे योगेंद्र जी ने शब्द यूज किया, उस मिट्टी के प्रशांत भूषण को बने हुए जी। अब आप धन्यवाद अवैध जी। तो योगेंद्र भाई, अब एक सवाल, ज्यादा वक्त आपका भी नहीं लूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना बनता है मेरा। ये सच की लड़ाई जिसको कह रहे हैं, ये आज ये बड़ी लड़ाई हो गई है, और बड़ी लड़ाई शायद इसलिए नहीं हो गई है कि प्रशांत भूषण इसको इस जगह पहुंचाना चाहते थे, ये संयोग से पहुंच गई है। उन्होंने जब वो ट्वीट किया था मोटरसाइकिल की तस्वीर वाला, जिसको ट्विटर ने हटा रखा है फिलहाल, मैंने आज ट्विटर पे देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि ये टेक्निकल कारणों से, लीगल कारणों से इसको विदहोल्ड किया गया भारत में, यानी भारत के बाहर शायद लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इंडिया में वो टेक्निकली रोक दिया गया है। जब तक शायद इस केस का फैसला नहीं आएगा वो दिखाया नहीं जाएगा। उस वक्त तो प्रशांत भूषण ने क्या सोचा होगा कि इस पर इतनी लंबी लड़ाई हो सकती है, इस पर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है और मेरे जेल जाने की नौबत आ सकती है। इस किस्से को जहां ये किस्सा आज पहुंचा है, इसे पहुंचाने के लिए प्रशांत भूषण को श्रेय दिया जा सकता है या नहीं? सच बात यह, प्रशांत जी इतनी स्पष्टवादिता से हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ बात कहते रहते हैं। प्रशांत भूषण इसीलिए है कि वो सही बात कहते हैं। एक दिन किसी को पसंद नहीं आती। एक समय में आपको याद है मनमोहन सिंह सरकार कितना परेशान थी प्रशांत भूषण से, क्योंकि प्रशांत भूषण 2G की बात कर रहे थे, 3G की बात कर रहे थे, कोलगेट की बात कर रहे थे, इन सब चीजों की बात हो रही थी। तो अपनी स्पष्टवादिता प्रशांत भूषण हमेशा करते हैं। उनके साथी भी परेशान होते हैं, कभी कभी हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, अरे प्रशांत जी ने क्या बोल दिया। लेकिन दो बातें, कभी झूठ नहीं। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि प्रशांत जी के बोलने में आती है, वो 1 घंटे में तुरंत कहते नहीं ये तो गलती हुई, वापस लिया उन्होंने। कोर्ट में भी कहा। तो ये नहीं है कि प्रशांत भूषण कुछ भी बोल के माफी नहीं मांगेगा। उन्होंने 1 साल पहले वेणुगोपाल जी से एक टेक्निकल मिस्टेक प्रशांत जी की थी, उन्होंने कोर्ट में कहा मेरी भूल है, मुझसे भूल हुई है, जेन्युइन मिस्टेक है मेरी। 2 महीना पहले बाबा रामदेव की कंपनी के बारे में कुछ कह दिया, बाद में पता लगा टेक्निकली उनकी कंपनी नहीं है। प्रशांत जी ने 1 घंटे में कहा कि नहीं मेरी तो भूल है। सो प्रशांत भूषण स्पष्टवादी हैं, अपने प्रमाण के प्रति बहुत केयरफुल हैं, संजीदा हैं, बस वो ये करते हैं। इसके अलावा इस सवाल पे सरकार को बुला के कहना कि आओ तुमसे पंगा लूंगा, ऐसी उनकी कोई बिल्कुल नियत नहीं थी। ये तो जैसे मैंने कहा, किसी व्यक्ति ने अचानक जुलाई के महीने में सोचा कि ये वक्त आ गया है प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाने का, और उसने ये भी सोचा होगा ठिकाने लगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये भी सोच लिया होगा कि फला बेंच में जाएगा तो मामला तो सेट है, वहां तो हो ही जाएगा। और ये तो सोचा होगा जब पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच किसी वकील को खड़ा हो करके बोलेगी माफी मांगो, मैं समझता हूं लाख में से शायद कोई एक आधा बिरला ही होगा जो कहेगा नहीं सर माफी तो नहीं मांगो। और संयोग ये है कि उन्होंने उस एक बिरले व्यक्ति को ही पकड़ लिया। और आमतौर पे क्या होता है राजनीति वगैरह में, ये एक आदत पड़ जाती है आपको सोचने की कि हर व्यक्ति का दाम है, प्राइस है, किसको कितने दाम में खरीदा जा सकता है।
और दिन रात कभी एमएलए खरीद रहे हैं, कभी किसी को खरीद रहे हैं, तो आपको आदत पड़ जाती है कि हर एक को किसी को खरीदा जा सकता है, किसी को धमकाया जा सकता है, किसी को फुसलाया जा सकता है। फिर अचानक जब ऐसे व्यक्ति से आपका पाला पड़ता है, जो ना धमकाने में न आए, ना फुसलाने में आए, ना लालच में आए, तो आपको समझ नहीं आता कि आप करें क्या? और इस प्रक्रिया में अचानक प्रशांत भूषण का कद बड़ा हो गया है। और इसमें एक और चीज़ का कंट्रीब्यूशन है जिसका ज़िक्र हमने नहीं किया है। वो ये है आज का संदर्भ। अगर आज हमारे लोकतंत्र में इतना शून्य ना होता, अगर हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स, देश के तमाम लीडरान का कद इतना छोटा ना होता, तो हो सकता है प्रशांत भूषण का ये एपिसोड इतना बड़ा ना होता। लेकिन इस अंधकार में जहाँ एक तरफ लगता है बहुत लोगों को कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं एक के बाद एक चौपट होती जा रही है, जहां लग रहा है कि ये तो बिल्कुल इमरजेंसी जैसा अंधकार छा रहा है, ऐसे में उस अंधकार में जब एक छोटा सा दिया जल उठता है तो आपके वो आवाज आ जाती है, अंधकार में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। कुछ वैसा दिया टिमटिमा उठा है। कुछ प्रशांत भूषण के बारे में कुछ वो बात आ गई है। अचानक अंधकार में एक दिया है और सारे लोग उस पे पंखा चला रहे हैं, दबा रहे हैं, वो दिया है कि जले जा रहा है। तो ये जो पृष्ठभूमि है इस देश की, उसने भी इस बात को एक बड़ा अनूठा बना दिया है और इसमें कोई शक नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि अंधेरे आकाश में नैतिकता के बल्लम से एक छेद कर दिया और अचानक उसमें से रोशनी टपकने लग गई। ये बहुत बड़ी बात हुई है। अभी ये तो मानना गलत होगा कि उस बड़ी अदृश्य शक्ति का मुकाबला इसके जोर पे किया जा सकता है, लेकिन इस अंधकार में एक दिए का टमटमाना छोटी बात नहीं। उस दिए के प्रकाश से हो सकता है कुछ और दियों में भी हिम्मत चली जाए। जी, उम्मीद की एक किरण है जो काफी हौसला जगाती है। और ये बात भी ध्यान देने वाली है, जो बात मेरा ख्याल है अदालत के सामने जब वो इस पर चिंता फैसला कर रही है, विचार कर रही थी, तो उसके सामने ये बात जरूर आई होगी कि हजारों लोग हैं इस देश में, हो सकता है हजारों से ज्यादा हों, हजारों तो मैं देखता हूं, जो कह रहे हैं कि जो प्रशांत भूषण ने कहा मैं वही दोहराता हूं, और अगर अदालत कोई कार्रवाई करना चाहती है, वो सजा देना चाहती है, तो मैं भी वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं जो सजा आप प्रशांत भूषण को देना चाहते हैं। यानी ये खौफ निकल गया है बहुत से लोगों के मन से कि अदालत कोई सजा देगी और हम अवमानना में फंस जाएंगे। इससे बड़ी बात हुई आलोक जी, ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो डर था, ये अचानक डर क्या होता है? डर मानसिक होता है, डर बाहर नहीं होता, डर हमारे अंदर होता है। जी, जो योगेंद्र जी जैसे कह रहे हैं, डर हमारे अंदर होता है, डर कोई बाहर नहीं होता है। और उनकी बात जहां पे खत्म हुई वहीं से मैं आगे इस कार्यक्रम को भी खत्म करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया, कब मैं लाइव आया। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। और ये ध्यान रखिए, इस प्रकरण ने आपको ये दिखाया है कि आपको जो सही लगता है उसे सही कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए। उसके लिए अगर हमेशा आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा जब आप मुसीबत में होंगे और कोई आपका साथ देने को खड़ा नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।